In this video, I will explain multiple regression analysis. Regression analysis is a statistical method to estimate the relationship between a dependent variable and one and more independent variables. If we want to predict the relationship between one dependent variable and one independent variable, that model is called simple regression model. If we design a model by taking one dependent variable and more than one independent variable, that model is called multiple regression model. Here, I took the example of multiple regression model. My dependent variable is academic performance, and my independent variables are study hours and undergraduate program score. मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैंने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन लिखी है, जिसमें लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा यानी कांस्टेंट, प्लस बीटा 1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस बीटा 2 यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कोर, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कोर जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस ई यानी एरर टर्म, या इसको आप रेजिडुअल कह सकते हैं, या इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अदर फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्योंकि हमने इस मॉडल में सिर्फ दो वेरिएबल लिए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, यानी दो प्रिडिक्टर यहाँ पे लिए हैं जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर सकते हो, जैसे IQ लेवल है, डिफरेंट और वेरिएबल्स, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं, और वो उसको हम यहाँ पे एरर टर्म या अदर फैक्टर्स या रेजिडुअल के तौर पे यहाँ पे हम मेंशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके हाइपोथेसिस कितने बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो टू हाइपोथेसिस बनेंगे। एक यहाँ पे स्टडी आवर्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ बनेगा, सेकंड यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कोर जो है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ होगा। तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगा यानी H नॉट जो है, उसमें लिखा जाएगा देयर इज इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। और जो अल्टरनेटिव होगा, यहाँ पे जो मैंने अल्टरनेटिव लिखा है, जिसमें आप लिखेंगे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। और एकेडमिक परफॉर्मेंस को यहाँ पे मैंने मेजर किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कोर से जो है। तो ये फर्स्ट यहाँ पे हाइपोथेसिस होगा, और यहाँ पे सेकंड हाइपोथेसिस जो कि अल्टरनेटिव लिखा गया है, तो इसमें भी आप अल्टरनेटिव में यही लिखेंगे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्कोर का इम्पैक्ट जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे है, या देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कोर एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कोर। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं। अब इसको जो है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को हम किस तरह से जो है वो रन करेंगे, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि SPSS जो है उसमें मैं रन करूंगा, और फिर देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो किस तरह से हो रहे हैं, यानी ये जो हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, क्या ये प्रूव हो रहे हैं, डिसप्रूव हो रहे हैं। अब मैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल SPSS सॉफ्टवेयर थ्रू रन करूंगा और उसके बाद उसके रिजल्ट इंटरप्रेट करूंगा। अब मैंने SPSS सॉफ्टवेयर जो है इसको ओपन किया, और उसके बाद एक्सेल की डेटा फाइल को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और उसके बाद मैंने ओके बटन पे जो है क्लिक किया। तो इस तरह से जो है SPSS में डेटा लोड हो जाएगा। उसके बाद एनालाइज मेन्यू, रेग्रेशन, लीनियर, इस पे क्लिक करने के बाद मैं डिपेंडेंट वेरिएबल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कोर ऐड करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्टडी आवर्स और अंडर ग्रेजुएट स्कोर जो है उसको ऐड करूंगा। फिर उसके बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मॉडल समरी, अनोवा का टेबल है, कोएफिशिएंट का टेबल है। अब मैं इन टेबल्स को जो है MS वर्ड पे जो है कॉपी करूंगा, ताकि इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर सकूं, और फिर इसको मैं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता हूं। तो यहाँ पे मैंने MS वर्ड में मॉडल समरी कॉपी कर लिया, और उसके बाद जो है सेकंड टेबल जो है अनोवा का जो है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और थर्ड टेबल मेरे पास जो है कोएफिशिएंट का है, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के रिजल्ट देखें जो कि हमारे पास SPSS सॉफ्टवेयर रन करने के बाद आए हैं, तो उसमें जो फर्स्ट टेबल जो है वो मॉडल समरी है, और मॉडल समरी में भी जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो R² की है। तो R² की बेसिकली मीनिंग क्या है? इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस फॉर ए डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इस पॉइंट को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल देखें, तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्टडी आवर्स है और अंडर ग्रेजुएट स्कोर है।
तो आप जो अंडर ग्रेजुएट स्कोर और स्टडी आवर की वेरिएशन जो है, जो एक्सप्लेन हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको आर स्क्वायर कैप्चर करता है। तो जो वेरिएंस कैप्चर किया है, जो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस कैप्चर किया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो यहाँ पे 80% है, और रिमेनिंग जो है 20% जो है वो एरर टर्म्स है, यानी अदर फैक्टर्स से है। और इसकी वैल्यू जो है आर स्क्वायर की जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। द क्लोजर द आर स्क्वायर वैल्यू इज टू 1, द बेटर द फिट। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इट मीन्स regression line does not fit the data at all। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इट इंडिकेट्स अ परफेक्ट फिट। और आर स्क्वायर का हम अल्टरनेटिव नाम जो है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो कहते हैं। अब अगर हम अनोवा टेबल की बात करें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो इस टेबल में इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो एफ और सिग वैल्यू है, या इसको आप सिग वैल्यू को पी वैल्यू भी कह सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो है वो 5% रखा है, और इसकी सिग वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल रेग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0। और अगर ये सिग वैल्यू 0.05 से कम है, तो इसका मतलब होगा एटलीस्ट वन रेग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। आप इस पॉइंट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? लेट्स से कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.05 से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे, उनका कोई भी इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मॉडल जो है वो पुअर फिट है, यानी इनवैलिड मॉडल है। यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा आइडिया रॉन्ग था, यानी हमने प्रिडिक्टर जो है वो चूज किए हैं, वो गलत प्रिडिक्टर जो है वो हमने चूज किए हैं, और जिसका ओवरऑल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लें, जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। और अगर ये वैल्यू जो है यहाँ पे अनोवा की जो है 0.05 से कम आ रही है, यानी इस केस में जैसे 0 आ रही है विच इज लेस देन 0.05, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक कोफिशिएंट तो सिग्निफिकेंट होगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो हम कोफिशिएंट के टेबल में चेक कर सकते हैं कि कौन से कोफिशिएंट जो है सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये चीज यहाँ पे जब जो है वो ये चीज शो कर रही है कि अगर ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा मॉडल जो है वो वैलिड है, यानी हमारा आइडिया जो है वो सही है, हमने प्रेडिक्टर जो है वो राइटली सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और कितनी उसकी वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है वो तो आर स्क्वायर से पता चलता है, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा आइडिया जो है वो वैलिड है, हमारा मॉडल जो है वो वैलिड है। तो ये यहाँ पे अनोवा टेबल हो गया। अब उसके बाद जो है वो कॉफिशिएंट का टेबल है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये कॉफिशिएंट का टेबल यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट, स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अंडर ग्रेजुएट स्कोर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये बीटा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पे टी की वैल्यू और सिग वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें इक्वेशन लिखूं, जैसे ये देखें आपके पास ये रेग्रेशन मॉडल था, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट था, अल्फा प्लस बीटा 1 स्टडी आवर्स प्लस बीटा 2 अंडर ग्रेजुएट स्कोर प्लस एरर टर्म जो है। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज जो यहाँ पे लिखूं, तो ये देखें एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा की कांस्टेंट की वैल्यू जो है 12.148, ये वैल्यूज आ गई। और उसके बाद यहाँ पे स्टडी आवर्स, वो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है, बीटा 1 की वैल्यू जो है 0.751, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अंडर ग्रेजुएट स्कोर जो है, उसका यहाँ पे कॉफिशिएंट है 0.466 है। अब इस इक्वेशन को इंटरप्रेट किस तरह से करें? अब यहाँ पे देखें, जो बीटा की वैल्यू, जो बीटा 1 की वैल्यू है, यहाँ से आपके पास स्टडी आवर्स की है 0.751 है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो स्टडी आवर्स है और एकेडमिक परफॉर्मेंस, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी अगर स्टडी आवर्स इंक्रीज होंगे तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होंगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है जब पॉजिटिव होता है। और यहाँ अगर लेट्स से कि नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, या आपके पास फाइनेंस कॉस्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, और यहाँ पे भी अगर आप देखें अंडर ग्रेजुएट स्कोर जो है उसका भी यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ जो है। अब ये क्या जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या ये सिग्निफिकेंट भी है? तो उसका यहाँ से पता चलता है सिग वैल्यू से या पी वैल्यू से जो है। अगर ये सिग वैल्यू 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखें स्टडी आवर्स में भी जो है सिग वैल्यू जो है, या इसको पी वैल्यू कह लें आप,
तो 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। जब ये बात यहाँ से जो है वो प्रूव हो जाती है, तो ये हमने हाइपोथेसिस जो H1 बनाया था, तो इसका मतलब है कि H1 जो हमारा हाइपोथेसिस है ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो हमने कहा था कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कोर जो है, तो ये हमारा हाइपोथेसिस फर्स्ट जो है ये जो है प्रूव हो गया। और अगर हम सेकंड की बात करें अंडर ग्रेजुएट स्कोर की जो है, तो वो भी आप सिग वैल्यू देखें, पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है, यानी यहाँ पे देखें 0.003 है, तो ये भी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्कोर का भी इम्पैक्ट जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट है, ये यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट हमारे पास हो गया। तो बेसिकली पी वैल्यू से तो हम क्राइटेरिया, हमने रूल ऑफ थंब जो हमारे पास 0.05 का होता है, लेकिन हम टी वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। टी वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू तो टेबल से शो होती है, लेकिन आप इसको जो है वो रफली आप कह सकते हैं कि आप एक एक रूल ऑफ थंब बना सकते हैं कि टी जो है 2 जो है, लेट्स से कि अगर टी वैल्यू जो है 2 और ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है कि उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अगर ये टी वैल्यू लेस देन 2 है, तो इसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। तो दोनों केसेस में देख लें, स्टडी आवर्स में टी यहाँ पे 4.8 है, अंडर ग्रेजुएट स्कोर में भी टी जो है वो 3.2 है, तो इसका मतलब है टी से भी अगर हम चेक करें टी वैल्यू जो है, स्टूडेंट टी वैल्यू जो है, तो उससे भी पता चलता है कि स्टडी आवर्स का भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, और अंडर ग्रेजुएट स्कोर का भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जो है वो आपके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस से जो है। ठीक है, अगर लेट्स से कि ये सिग्निफिकेंट ना होते, इसका मतलब है कि ये बीटा ऑलमोस्ट 0 होते, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना मर्जी आप स्टडी कर लेते, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होता तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई भी रिजल्ट ना आता। सेम इसी तरह से अगर ये बीटा 0 होता, आपने चाहे जितना मर्जी अंडर ग्रेजुएट स्कोर में CGPA और परसेंटेज जितनी ज्यादा भी ली होती, अगर ये बीटा 0 आ जाता, जब ये इससे मल्टीप्लाई होता, तो इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर ये बीटा आपके पास जो है यहाँ पे 0 आते, लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास तो है सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, यानी इससे ये पता चल रहा है कि स्टडी आवर्स का इम्पैक्ट भी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे है, और जो है अंडर ग्रेजुएट स्कोर का भी इम्पैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस पे है। मैंने यहाँ पे रेग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 1 बीटा 2 इसको मैंने इंटरप्रेट कर दिया। अब यहाँ पे 12.148 ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की है, या आप इसको इंटरसेप्ट कह सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें, तो इंटरसेप्ट जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल प्रेडिक्टर्स आर इक्वल टू 0। यानी इस पॉइंट को आप कैसे कैसे समझ सकते हैं, इसको आप इस तरह समझे कि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट में भी आपकी पुअर परफॉर्मेंस हो, और आप जो है वो स्टडी भी ना करते हो, यहाँ पे भी आपके पास 0 हो, कोई आप पढ़ते ना हो, तो तब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके एग्जाम में जो है उसके पेपर में जो है 100 में से 12 आप तब भी गेन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।